जाओ आ जाओ आ जाओ मौसम। चलिए जी मौसम जी स्टूडेंट्स, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है जी, क्लियर है ऐसे ही है। हाँ आ जाएगा, अभी आएगा, ओके है जी। तो हमने कंपोजिट ऑर्डिनेट और फिर 47 पे आ जाएंगे। सर्विस ऑफ नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स। इंग्लिश ना, इंग्लिश क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, मदर टंग तो है नहीं, तो उसमें हमें समझने में बड़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं, और फिर जब बंदा समझना शुरू करता है फिर आसानी साथ आ जाती है। तो मेरी तरह का बंदा भी यही समझे सर्विस ऑफ नोटिस क्या होगा, कि नोटिस जिस तरह हम मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हैं वही सर्विस होगी इसकी भी, कि ये कहते हैं यार मोटरसाइकिल चल ठीक चल नहीं रहा, इसकी सर्विस करवा दो, ऐसे ही कहते हैं ना। तो यहाँ पे सर्विस ऑफ नोटिस एंड डॉक्यूमेंट क्या होगा, उसको भी किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं और उसकी सर्विस करवाएं। इसमें सर समझ की जरूरत नहीं। नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। इसमें ये है कि मोटरसाइकिल वाली सर्विस नहीं है, बल्कि ये है कि नोटिस और डॉक्यूमेंट जिसको भेजना चाह रहे हैं उस तक पहुंचाना, ठीक है। लाइक एक टैक्स पेयर है या रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको नोटिस पहुंचाना चाह रहे हैं, इसको कहा जाएगा सर्विस ऑफ नोटिस। डॉक्यूमेंट पहुंचाना चाह रहे हैं, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। ना कि नोटिस और डॉक्यूमेंट को लेके जो सर्विस करने वाले सर्विस स्टेशन होते हैं वहां पे चले जाएंगे, सर्विस ऑफ नोटिस और डॉक्यूमेंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये नहीं ना होता। ये सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ये होता है कि जिसको टू करना चाह रहे हैं और जिसको टू किया गया है उस तक पहुंचाना, तो ये सर्विस ऑफ नोटिस और डॉक्यूमेंट होगा। अब हम ना दो तरह के बंदों को नोटिस पहुंचा रहे होते हैं इन द ब्रॉडर सेंस। एक तो होता है रेजिडेंट पर्सन, and in some instances non-resident। और ये सबको पता है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है इन दोनों में। अगर बंदा पाकिस्तान में 183 डेज रह जाता है एक टैक्स ईयर में, वो रेजिडेंट है। अगर 183 डेज नहीं रहता तो वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी। ऐसे ही ना कि पूरे साल का आता एक्सीड 183 हाँ। पाकिस्तान में अगर स्टे, अगर किसी इंडिविजुअल का कोई, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो ब्रिटिश है, वो कहीं से भी है, अगर वहाँ वो ये बड़ा लंबा चल गया भाई। तो मैंने पहले देखा, तो उसका उसकी नेशनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने में, सिर्फ स्टे इन पाकिस्तान की उसके साथ इसका लिंक्ड है। और अगर स्टे इन पाकिस्तान 183 डेज है फिर वो रेजिडेंट है, और अगर लेस देन 183 डेज है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट को नोटिस पहुंचाना, सर्विस करना, और रेजिडेंट को नोटिस पहुंचाना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है जी। अभी हम पहले कर लेते हैं रेजिडेंट को। अगर आप रेजिडेंट बंदे को ढूंढे, उसकी दुकान पे जाएं और उसको पर्सनली उसके हैंड में गए ये लो जी नोटिस, तो ये डेफिनेटली सर्विस हो जाएगा, समझा जाएगा कि हो गया। हाँ रिसीविंग ले लें, ठीक है। या आप ऐसा करें कि एक बंदे कुछ होते हैं लीगल डिसेबल होते हैं, लीगल डिसेबिलिटी के वो लॉ की कंप्लायंस क्या खुद नहीं कर सकते। आपने क्या किया,
रेजिडेंट बंदे को आपने क्या किया, उसको पर्सनली डिलीवर कर दिया। आज हसन नहीं आया यार, नहीं आया ना, तो क्या वो ऑनलाइन भी ले रहा है या नहीं ले रहा? ले रहा है। बंदे बीमार पड़े हो रहे हैं आजकल। हाँ? हाँ, वो भी अच्छा मेहनती स्टूडेंट है। और टीचर जो होता है, टीचर जो सामने में खड़ा होता है ना, उसको ऑलमोस्ट पता चल रहा होता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कितनी एफर्ट डाल रहा है। हाँ, एक हसन गुराया भी और एक और भी है। अच्छा, ठीक है, तो थैंक यू जी। अच्छा, तो जो मतलब हाँ, तो आप इसको पर्सनली डिलीवर करते हैं, तो ये समझा जाएगा कि उसको हो गया। लेकिन अगर बंदा लीगली डिसेबल है, लीगली हर उस बंदे को लीगली डिसेबल कहा जाएगा जो कि लॉ की कंप्लायंस नहीं कर सकता, वो लीगली डिसेबल है। तो लीगली डिसेबल जो होता है, अगर इस बंदे के एजेंट को या इसके मैनेजर को अगर नोटिस पकड़ा दिया जाए ना, तो समझा जाएगा कि पर्सनली सर्व हो गया उसको। ठीक है जी। यार कोई भी बंदा कोई कंप्लायंस नहीं करता, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है कोई, और वो हॉस्पिटलाइज है, उस वक्त वो लीगली वो कंप्लायंस नहीं कर सकता, तो वो लीगल कानून की कंप्लायंस वो नहीं कर सकता उस वक्त, उस ड्यूरेशन के लिए। तो फिर क्या किया जाएगा? फिर जो उसके एसेट्स को मैनेज कर रहा है या उसका जो एजेंट है, उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए पर्सनली से, तो समझा जाएगा कि उसी को मिल गया। ठीक है जी। या आप रजिस्टर्ड पोस्ट, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में भी रजिस्ट्री होती है, यूएमएस होता है, उसके थ्रू पहुंचा दें, ठीक है, या कोरियर कर दें, जो उसका आपके साथ दिया हुआ एड्रेस है उसके ऊपर, तो फिर भी क्या समझा जाएगा कि डिलीवर हो गया। सर फिर भी, हाँ, फिर भी क्या हो गया, सर्विस ऑफ नोटिस क्या हो गया है। फिर कहता है कि एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है या नहीं है, है, उसमें भी सर्विस ऑफ नोटिस होता है कि किस तरह सर्व किया जाएगा। जैसे जैसे उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि इस तरह सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप उस मॉड को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर भी क्या समझा जाएगा कि सर्विस ऑफ नोटिस हो गया फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक। या जो हमने आईआरएस के ऊपर हर बंदे का लॉगिन आईडी बना होता है, जी बना होता है। ऑफिसर आप जब आप लोग भेजते हो ना कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे होते हो, उसका फिर प्रिंट निकालते हो और उसको इन्वेलप में पैक करते हो और कोरियर कर देते हो, या वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा देते हो। वो कह रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दिया और उस बंदे के मेल बॉक्स में चला गया, तो क्या समझा जाएगा, सर्विस ऑफ नोटिस हो गया। लेकिन इस बात पे अदालतों ने, हमारी जो रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स हैं, उन्होंने डिसीजन दिए हुए हैं कि इसको हम नहीं समझते, क्योंकि ये हर बंदा क्या अपना पोर्टल खोल के बैठा रहे, ठीक है, तो लेकिन कानून के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो हो गया था वो रेजिडेंट का, अब आज नॉन रेजिडेंट का। वही बात कि पर्सनली सर्व कर दिया जाए, खुद उसके पर्सनली उसको दे दिए, जनाब ये लें आपका नोटिस है। फिर वो रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर कर दिया जाए, उसका जो भी बिजनेस एड्रेस है या किसी के साथ बिजनेस का ताल्लुक है, वहाँ पे आप भेज दें उसे। ठीक है। तीसरा, फिर उन्होंने कहा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स में जिस तरह अडॉप्ट किया जाता है उस तरह कर दिया जाए, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया जाए। इन सब तरीक़ों में से किसी तरह भी भेज दिया जाएगा तो समझा जाएगा। इसमें एक ये है कि इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर उसका पाकिस्तान में अपना एड्रेस कोई भी नहीं है,
लेकिन उसका कोई बिजनेस का रिलेशन किसी के साथ रहा है, तो जिसके साथ रहा है उसका उसको भेज दिया जाए तो समझा जाएगा कि जनाब नॉन रेजिडेंट को मिल गया है, बाकी वो आगे खुद ही काम कर लेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन में लोग बाहर रह रहे होते हैं, तो फिर उनके किराएदार यहाँ पे होते हैं, तो उनका कोई रिलेशन तो है, वो उनको किराया दे रहे हैं, तो फिर हम उनको दे देते थे, किराएदार का नाम लिख लेते थे, या उनकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है उस पर सर्व कर दिया, उनके दरवाजे पे लगा के पिक्चर बना दी। कल जब अदालत में वो आएगा कि मुझे टैक्स लग तो गया है, लेकिन टैक्स लगाने से पहले मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, तो हम वो पिक्चर दिखाएंगे कि सर हम तो इसी के पीछे इतना टाइम हमने ज़ाया किया है, ढूंढते रहे ऐसे, और फिर जब ये नहीं मिला तो इसके घर पे दरवाजे पे लगा के हमने पिक्चर भी बनाई है, देखने की आज इसके घर का दरवाज़ा नहीं है, ये इसी की दीवारें हैं, इसी का एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है जो टैक्स पेयर है वो आगे ये प्ली लेता है कि मोहतरम सर्विस ऑफ नोटिस ही नहीं हुआ था, जब मुझे नोटिस ही नहीं मिला तो मैं जवाब क्या देता। ये बहुत ज़्यादा ली जाती है, ये प्ली बहुत ज़्यादा ली जाती है। तो इसलिए इस प्ली को ख़त्म करने के लिए, इस ग्राउंड्स को ख़त्म करने के लिए या इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ तरीके कानून में लिख दिए गए कि इनमें से किसी तरीके से भी चला जाएगा तो समझा जाएगा कि क्या हो गया सर्विस। फिर वो कहते हैं कि एओपीज होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं, एओपी एओपी होती है। कहते हैं एओपी काम कर रही होती है, काम करते करते ख़त्म कर देती है काम करना और एओपी बंद हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, डिसॉल्व हो गई है, डिसोल्यूशन जिसे कहा जाता है। तो कहते हैं डिसोल्यूशन हो गई, तो अब डिसोल्यूशन हो गई तो फिर अब कोई एओपी की कोई टैक्स पुराना निकल आता है, तो फिर नोटिस लेके कहाँ घूमा जाएगा, तो कहते हैं घूमो नहीं, ऐसा करो, जो मेंबर था एओपी का, जिस वक्त वो डेजोल्यूट हो रही थी, डेजोल्यूशन हो रही थी, जो उस वक्त मेंबर था, अभी वो मेंबर कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, अगर जिंदा है तो जाकर उसको पकड़ा दो। ठीक है, तो समझा जाएगा कि क्या हो गया है, एओपी को नोटिस चला गया है। फिर क्या समझा जाएगा कि एओपी जो डिसॉल्व हो गई है उसको नोटिस सर्वर हो गया है। फिर वो कहता है कि एओपी तो हुई, लेकिन कुछ ऐसे कारोबार भी होते हैं जो इंडिविजुअल कर रहे होते हैं और कारोबार को डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, तो डिसकंटिन्यू करते हुए जिस बंदे ने कारोबार किया डिसकंटिन्यू किया उस पर नोटिस सर्व कर दो, या जो उसका एजेंट था उसके ऊपर कर दो, तो समझा जाएगा कि नोटिस सर्व हो गया है। तो बात फिर यही हुई ख़त्म कि यार जितने भी मॉड्स अवेलेबल हैं ये सब में से किसी एक का इंतखाब करके आपने सर्विस ऑफ नोटिस कर दिया, तो जो पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, वो डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे नोटिस सर्व नहीं हुआ। जी 47 है जी। जी agreements for the exchange of information or assistance in recovery of duty एंड or assistance in recovery of duty. अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि मुआहिदा होने लगा है, किस चीज़ का, मालूमात के तबादले का, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और साथ में क्या है कि एक दूसरे की मदद की जाएगी कि ड्यूटी जो बनती है उसको रिकवर कर लेते, किससे, टैक्स पेयर से। बात समझ आएगी, मुआहिदा होने लगा है, याददाश्त शाइन होने लगी है दो ममालिक के दरमियान कि हम आपस में क्या करेंगे, मालूमात का तबादला करेंगे, मालूमात का तबादला करने का एग्रीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन कर सकता है मुआहिदा इंफॉर्मेशन को आपस में तबादला करने का, फेडरल गवर्नमेंट।
ठीक है जी, कौन करेगा मुआहदा? फेडरल गवर्नमेंट मुआहदा करेगी, और फेडरल गवर्नमेंट मुआहदा कर देगी तो एफबीआर को फिर पावर मिल जाएगी कि फेडरल गवर्नमेंट के मुआहदे के मुताबिक वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर लें। OECD, OECD क्या होता है? ये यहाँ पे कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। OECD, क्योंकि आजकल आप लोग मुख्तलिफ तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप इस फेज से गुजर रहे हैं कि आपने आने वाले साल 2 साल में गवर्नमेंट की जॉब लेनी है, तो OECD का तो सबको पता होगा जी। आजकल आप दौड़ में शामिल है ना जिन्होंने सरकारी नौकरी लेनी है। OECD क्या यही नहीं होता था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD? तो OECD ने एक बनाया हुआ है AEOI, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक ने इस एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मालूमात का तबादला होता रहेगा, जो कि OECD के अंदर। तो स्मेल आ रही है आपको किसी चीज़ की चलने की? नहीं आ रही? पता नहीं, कोई शायद कोई चीज़ चल तो नहीं रही। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट मुआहदा करेगी और बोर्ड फिर वो मालूमात दिया करेगा। और सेक्शन 107 का टाइटल भी याद कर लीजिएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 107 का टाइटल याद कर लीजिएगा। तो वो कहता है कि सेक्शन 107 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है म्यूटेटिस अप्लाई हो जाएगा, मनोवन सेम अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह 107 इनकम टैक्स पे है, इस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि फेडरल गवर्नमेंट तबादला का एग्रीमेंट कर सकती है किसी भी कंट्री के साथ, ठीक है। FBR जो है फिर मालूमात का तबादला किया करेगा, और अगर कोई उनकी उस मुल्क की कोई ड्यूटी हमारे कंट्री का बंदा नहीं पे कर रहा और यहाँ बैठा हुआ है, तो हम उस मुल्क की मदद करेंगे ताकि वो अपना रेवेन्यू रिकवर कर सकें। और अगर उनका कोई बंदा हमारी टैक्स की चोरी करके चला गया है तो हम उनसे मदद ले सकते हैं। ये है असिस्टेंस लेना एक दूसरे से। चले जी, फिर आगे आ गया जी 47AB, रियल टाइम एक्सेस। क्या है जी? 47AB real time access to information and databases. Assess एंड डेटाबेस। अब बात ये हो रही है रियल टाइम, जो एक्चुअली उस वक्त में उस टाइम पे जो कुछ हो रहा होता है रियल टाइम वो होता है। इस टाइम रियल टाइम में हम लाइव जा रहे हैं, ठीक है। रियल टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस टाइम रियल टाइम एक्सेस हासिल है क्लास की, ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि FBR को ना डेटा बेसिस होती हैं। नाजरा क्या है? डेटाबेस है ना। और इसी तरह FIA के पास भी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, IBMS है FIA के पास, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नादरा के पास अपना एक डेटाबेस है। तो इनके अपने कवानीन में लिखा हुआ है FIA के कानून में और नादरा की, कभी भी किसी की डाटा किसी दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद इसके कि आपके कानून में ये लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग
बावजूद इसके आपके अपने कवानीन में लिखा हुआ है कि आप किसी की भी पर्सनल मालूमात किसी दूसरे को नहीं देंगे, लेकिन आपको ऑर्डर किया जा रहा है थ्रू 47A भी कि आप सिर्फ हमें मालूमात नहीं देंगे बल्कि रियल टाइम देंगे, कि जो एक्चुअल सही चल उस वक्त चल रहा होगा वो भी साथ साथ हमें बताएंगे, रियल टाइम एक्सेस देंगे अपने डेटाबेस की। जिसको भी कह देगा एफपीआर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सारे के सारे हाजिर होंगे और इंफॉर्मेशन को रियल टाइम देंगे हमें। इसी तरह हम इसीलिए हमें कैसे पता चलता है कि फलां बंदा 183 डेज पाकिस्तान में है या नहीं है? एजेंसी से हम इसी कहते हैं IBMS वाले को जो एफआईए में बैठा हुआ है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी पाकिस्तान से बाहर निकलेगा वो अपना पासपोर्ट एफआईए वालों को दिखाएगा। दिखाने के बाद क्या करेगा, वो उस पर स्टैंप लगवाएगा, एफआईए वाला एंट्री लेगा, सामने खड़ा करेगा, कैमरे की पिक्चर बनाएगा और IBMS में वो फीड हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना कि अगर कोई बाहर गया है तो काउंटर पे जाके आप क्या करते हैं, सामने ऐसे तस्वीर लेते हैं, वो आपकी पासपोर्ट हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, डाटा फीड करते हैं, ऊपर मोहर सर्वर लगा देते हैं, एग्जिट, यही करते हैं, एग्जिट पाकिस्तान से होते हैं स्टेट को, वापस आते हैं, स्टैंप लगाते हैं, एंट्री, और आपका डाटा फिर फीड कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बताएं जी कि तुफैल जो है पाकिस्तान में है या नहीं है, रियल टाइम चेक करते हैं, कहते हैं जी एग्जिट हुआ बैठा। फिर हम कह देते हैं जैसे ही इन होना हमें बताना, क्योंकि हमने अपने हिसाब का बराबर करते हैं इसके साथ। डेफिनेटली वो बॉर्डर के थ्रू ही आएगा ना, यहाँ तो फिर इस तरह करे कि इधर से चुप करके अफगानिस्तान जाए, वहाँ से काबुल एयरपोर्ट से बैठे और निकल जाए, फिर तो वो ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर ही है। यहाँ फिर अगर पाकिस्तान आना चाहे तो काबुल लैंड करे, आप कहेंगे सर आपके तरीके भी बताते जा रहे हैं साथ साथ तुम तो सिर्फ ट्रक में बैठे आगे पेशावर आए, ठीक है, पेशावर आए तो विद इन द कंट्री अगर ट्रैवल करना हो तो फिर तो मसला नहीं होता, वो इसमें शनाख्ती कार्ड लेते हैं, एग्जिट और इन वाला IBMS के अंदर नहीं जाता, तो शनाख्ती कार्ड पे शाहीन एयरलाइन या एयर ब्लू या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उनको अपना दिखाएं जी कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं यहाँ कारोबार करने आया था, ड्राई फ्रूट वगैरह बेचने आया था, तो मैंने पेशावर में बेच ली है। CNIC पे चिप होती है ना, उससे पता चलता है ना। नहीं, वो CNIC को कौन सा स्कैन करते हैं? नादरा ने अगर आपने का एक्सपीरियंस हो एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का, पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग का, वो सिर्फ देखते हैं शनाख्ती कार्ड को, जो एयरपोर्ट वाले हैं वो उसका जो FIA वाले नहीं देखते, वो जो अंदर एयरलाइन वाली बैठी जिसने जहाज के ऊपर चढ़ाना है आपको, उसने देखना है कि आपके पास वैलिड CNIC है या नहीं है, देखते हैं, आपकी टिकट बनाते हैं, आप चलो जी बोर्डिंग कार्ड देते हैं ना आपको, आप बोर्ड ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आप घूम फिर के जा सकते हैं पाकिस्तान से बगैर एंट्री के स्टैंप लगाए हुए। कहो कि मैं क्या हूँ नॉन रेजिडेंट, एक दफा दुबई चले थे, वहां से वापस काबुल आए, काबुल से 40 किलोमीटर सफर करें, पेशावर आए, पूरा साल इधर रहे और रहे नॉन रेजिडेंट क्या कमाल नहीं हो गया। चलो, तो ये है जी कि रियल टाइम जो है आप बाउंड है अदारे, हर वो अदारा जिसको FBR कहेगा वो रियल टाइम एक्सेस देगा, वो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम ट्राइज कर रहे हैं। तो इसी तरह काम चलता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम इसी तरह किया करते थे। आगे बहुत खतरनाक सेक्शन आ गया जी, ये ना बहुत खतरनाक है, किधर गया? 47B, हाँ, क्या है ये जी? disclosure of information by a public servant. This lawyer or info by पब्लिक सर्वेंट। जैसे ही आप इंस्पेक्टर बनेंगे आप क्या बन जाएंगे, कौम के खातों बन जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। आपके पास बहुत से लोगों की मालूमात आ रही होगी, जिन्होंने रिटर्न फाइल की होगी, आपके पास उनकी मालूमात आ रही है ना, उनके एसेट्स क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, तो आप डिस्क्लोज नहीं करते फिरेंगे, ठीक है। अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आप ब्रीच कर रहे हैं
लॉ का, और अगर लॉ का जो है वो ब्रीच हो तो फिर आप पे सख्ती आ सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आप नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास तमाम बड़ों की मालूमात आ रही होती हैं। क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो पाकिस्तान में कौन बनता है, एटलीस्ट जो बड़ा जो जिसका कोई ना फाइनेंशियल मैटर्स हो, आम हर बंदा तो नहीं टैक्स पेयर कर रहा होता, वो ज़्यादातर बड़े लोग ही होते हैं। तो आप ऐसे नहीं किसी की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करते फिरेंगे। लेकिन एक जगह पे आपको इजाज़त दी जा रही है, वो किस सेक्शन में दी जा रही है, इसको इनकम टैक्स में हाईलाइट भी कर लो 216, इसको इनकम टैक्स के सेक्शन में भी हाईलाइट कर लें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 216, इसमें वो ना अलाउ कर रहा है कि अब पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि आप शहादत वगैरह दे रहे हैं कोर्ट में जाके, जहाँ पे आपकी गवाही पे चीज़ें डिस्क्लोज होनी है, तो फिर आप पब्लिक सर्वेंट डिस्क्लोज करेंगे तो काम चलेगा ना आगे। तो ये 216 में आप जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये अलाउ करता है कि आप किन किन सूरत हाल में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, बाकी आप कभी भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आगे जी, फोर्टी सेवन सी, वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है जी? वैलिडेशन क्या होता है? तौसीक क्या होती है जी? कोई भी काम हुआ हो उसको उसको थोड़ा सा और मतलब टाइम दे। नहीं, वैलिडेशन जब अप्रूव कर देना, उसकी तौसीक कर देना कि जो हुआ है ठीक है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ है। लाइक वो कहता है कि जितने भी काम फाइनेंस एक्ट 2017 से पहले पहले हुए फेडरल एक्साइज एक्ट के हिसाब से, उन सब को वैलिडेट किया जाता है, ठीक है, उन सब की तौसीक की जाती है। कोई ये नहीं कह सकता वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुए। अगर इस ऑफिसर ने ये ऑर्डर दिया है तो हम कहते हैं कि वो वैलिडेट है, हम तौसीक करते हैं उसकी, वैलिडेशन की जा रही है। किस सेक्शन में वैलिडेशन होती है? तौसीक किस सेक्शन में होती है? 47 में यही कह रहा है। वैलिडेशन के बाद आ जाता है रिपील। रिपील क्या होता है जी? राव साहब आप कानून वाले बंदे, आप इस तरह की चीजें बताया करें जी। रिपील क्या होता है जी? अब कहते हैं इस वक्त कौन सा ऑर्डिनेंस है, कौन सा एक्ट है फेडरल एक्साइज का? 2005। तो जो 1944 वाला जो फेडरल एक्साइज एक्ट जो है, खत्म, जब जब ये आया तो ये क्या हो गया? रिपील हो गया, ये मनसूख हो गया, रिपील्ड हो गया। ये क्या हो गया? मनसूख हो गया। फर्दर वो कहता है कि लेकिन जिन एरियाज पे पाकिस्तान के गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी, वो जब तक चाहेगी तो 1944 वाला लगता रहेगा, बाकी तमाम एरिया से क्या हो गया? मनसूख हो। सही है। तो रिपील क्या है कि ये जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इससे पहले वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सा था राव साहब? 79 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अब कौन सा है? 2001। इससे पहले कौन सा था? 79 क्या तैयारी कर रहे हो यार? 1979 था। 1979 से पहले वाला कौन सा था जी? 22। ये देखो, ये रिफॉर्म्स है। रिफॉर्म्स क्या होगा? रिफॉर्म तो ये था, पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या है यार? मैंने इसी तरह चला था कि अब 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इससे पहले क्या था? 1979 का था। उससे पहले कौन सा था? 1922 का था। फिर इससे पहले कौन सा था? 1918। थोड़ी सी सब हुई अमेंडमेंट्स लेके आए, फिर 1916, फिर इस तरह 1986, ऐसे चले थे। इस तरह हम चलते गए। 1860 में हम गए, उस तक गए कि पहले वो वाला था। ये कौन याद करेगा? अच्छा, यही है सर रिफॉर्म्स वगैरह। रिफॉर्म यही होती है ना कि नई चीजें इवॉल्व करती हैं, आप फिर बेहतरी लेके आते हैं। बेहतरी कैसे आती है? बेहतरी आप
रिफॉर्म्स नए कवानीन बनाते हैं, पुरानों को अपडेट करते हैं, तो यही रिफॉर्म्स होती हैं और क्या होती हैं। ठीक है, तो ये यार याद करने वाली चीज़ें हैं। वो पूछ सकता है कि 1979 से पहले जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सा लागू था, तो फिर आप इसको पकड़ोगे कि ये 22 वाला था, ये था। ठीक है, इसको पकड़े, अभी अभी टाइम अभी हाथ से नहीं निकला। चले, ये रिपील का आपको कंसेप्ट भी पता चल गया है और किस तरह रिपील हो रहे हैं वो भी पता चल गया है। लेट्स डू द लास्ट जी। fee and service charges. फी एंड सर्विस चार्जेस, ये कौन सी फी और सर्विस चार्जेस जी? कह रहे हैं कि यार देखो, कुछ फील्ड फॉर्मेशन से भी आप लोग ना सर्विसेज ले रहे होते हैं। फील्ड फॉर्मेशन मीन रीजनल टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स, ये क्या है? ये फील्ड फॉर्मेशंस हैं एफपीआर। ये क्या है? दीज आर द फील्ड फॉर्मेशंस ऑफ एफपीआर। इनसे भी आप कुछ खिदमात ले रहे होते हैं। जब आप खिदमात ले रहे होंगे तो कहा जा रहा है कि एफपीआर की जो फील्ड फॉर्मेशन है वो अपनी खिदमात की फी भी ले सकते हैं और चार्जेस भी ले सकते हैं। तो उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं कुछ लेंगे, आप उनसे वैल्यूएशन करवाते हैं कि आप वैल्यूएट कर दें कि हमारे इस एसेट की क्या वैल्यू है, वैल्यूएशन करवाएं। तो वो सर्विसेज दे रहे हैं, चीज दे रहे हैं, जब वो सर्विसेज देंगे तो वो चार्जेस ले सकते हैं। लेट्स एंड द क्लास। फेडरल एक्साइज एक्ट alhamdulillah completed, sale tax act was completed, income tax ordinance batch 1 fully completed, batch 2 and 3 partially done। तो इसको प्लीज़ जो चीज़ें ये सारी हमने डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, उनको रिफ्रेश करें, अपना बुक रीडिंग की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। नो इट्स टाइम टू स्टडी। और मैं प्लीज़ एक हम्बल सबमिशन दे रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, बैच 2 एंड 3 केयरफुली सुने, स्पेशली 3 और जनरली 2, कि जिनके चार्जेस रहते हैं वो आज क्लियर करें, जिनके चार्जेस रहते हैं वो आज क्लियर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। करें दीवाने से।